हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मेथड को यूज़ करती है, यानी टेक्निक्स को फॉलो करती है, जिससे वो अचीव कर पाते हैं गोल्स को। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाते हैं और डिक्रीज होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाते हैं। तो अब हम लर्न करेंगे कि ये टेक्निक्स कौन कौन सी है जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब है कि कोई भी वर्क को असाइन करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर स्टडी करनी होती है, जैसा कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज मीन्स लेबर, फिक्स असेट्स एंड कैपिटल। तो ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग ही जॉब को असाइन करना। ये सब डिटेल्स के लिए मैनेजर यूज़ करते हैं एक सिस्टमैटिक स्टडी वे लाइक ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स को। ये वर्क स्टडी बेस्ड होते हैं टेक्निक्स पे सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। तो इनके बारे में भी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो नाउ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करना। टाइम स्टडी को सिंपल वे में कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी के हिसाब से टाइम देना टू कंप्लीट वन स्पेसिफिक टास्क। जैसा कि हर एम्प्लॉय अलग अलग है, उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, तो एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर टास्क देना जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ उस काम को कंप्लीट कर पाए। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, मैनेजर को साइंटिफिक मैनेजमेंट के तरीके यूज़ करके एक स्पेसिफिक टाइम को सेलेक्ट करना है जिस पे सभी एम्प्लॉयज़ पर्टिकुलर टास्क को जॉब को कंप्लीट कर पाते हैं। दिस मीन्स फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू पर्टिकुलर टास्क अंडर गिवन कंडीशन। और ये सब होते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ टाइम के थ्रू। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि हर एम्प्लॉय को मैनेजर को ऑब्जर्व करना है कि वो एम्प्लॉय यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय है तो वो कितना टाइम लेते हैं उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और आफ्टर द ऑब्जर्वेशन वो एक स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स कर पाते हैं जिसमें वो काम सभी एम्प्लॉय के थ्रू कंप्लीट हो जाता है। नाउ मेथड स्टडी। मेथड मीन्स मेथड का मतलब है कि एक बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना जो इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये सब चैलेंजिंग टास्क होते हैं मैनेजर के लिए, बट मैनेजर सिस्टमैटिक और डिफरेंट मेथड को यूज़ करके बेस्ट मेथड को सेलेक्ट कर पाते हैं विच इज़ सुटेबल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो किस मेथड को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और कम से कम वेस्टेज करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइन द मेथड फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा। यानी कि मेथड को जितने भी मेथड है तो हमें सब उस मेथड को यूज़ करना है और उसमें से जो मेथड सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है उसको सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास 5 आइसक्रीम्स है तो हम हर आइसक्रीम को टेस्ट करने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा बेस्ट है। नाउ मोशन स्टडी। अब एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो मशीन पे वर्क कर रहा है। अब मशीन पे वर्क करने के टाइम पे मशीन में कुछ चीज़ें फिक्सिंग करनी होती है। अब मशीन को फिक्सिंग करने के लिए उसे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब वो एम्प्लॉय अपने प्लेस पे है, मशीन पे काम कर रहा है एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स उसके पास नीचे रखे हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को उसे बार बार झुककर उठाना पड़ रहा है, बार बार झुक रहा है, फिर वो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को उठा रहा है और मशीन को फिक्सिंग कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे उसकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है प्लस टाइम भी ले रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें या तो उसे एक स्टूल या तो उसे ड्रॉ प्रोवाइड करना है उसके ही मशीन के नीचे, जिससे क्या वो इजिली ड्रॉ को खोले और वो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को लेकर उस मशीन को फिक्स कर ले। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसका टाइम भी बच जाएगा और एनर्जी भी बच जाएगी। दैट मीन्स इस मोशन स्टडी का मतलब ये है कि हमें एम्प्लॉयज़ के मूवमेंट्स पे ध्यान देना वाइल एम्प्लॉयज़ डूइंग देयर जॉब, जिससे हम
जिससे जिससे मैनेजर ये पता कर सके कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के तरीके में कहाँ पे चेंजेस करना है, जिससे क्या हो, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे हो जॉब को कंप्लीट करने का, यानी उस एम्प्लॉयज़ की एनर्जी भी ना वेस्ट हो और टाइम भी ना लगे। तो मोशन स्टडी का मतलब ये होता है एम्प्लॉयज़ की मूवमेंट पे ध्यान देना। ये टेक्निक्स हेल्प करती है मैनेजर को टू नो वेदर सम एलिमेंट्स ऑफ जॉब कैन बी एलिमिनेटेड or their sequence can be changed for smooth flow of a task. Now fatigue study. अब एक एम्प्लॉय है, बेचारा दिन भर काम कर रहा है, उसके ऊपर से टारगेट का प्रेशर है, हैवी वर्किंग टूल्स के साथ में वो काम कर रहा है। तो इस तरीके की वर्किंग कंडीशन से क्या क्या रिजल्ट आते हैं, तो इस तरीके की, यानी एम्प्लॉय जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में और टारगेट का प्रेशर है प्लस उसके पास हैवी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के साथ वो काम कर रहा है, तो ये रिजल्ट आता है। ये एक एम्प्लॉय के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के चक्कर में हम एम्प्लॉयज़ के ऊपर बर्डन या प्रेशर दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हें भी रेस्ट और आराम की ज़रूरत होती है। मीन्स इन अ सिंपल वर्ड, फटीग मीन्स गिविंग रेस्ट और ब्रेक टू द एम्प्लॉय। अब ये रेस्ट और ब्रेक मैनेजर एम्प्लॉयज़ को वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करके भी दे सकते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए 8 आवर्स लगते हैं, तो मैनेजर क्या कर सकते हैं, उसे एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जिससे क्या हो, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी ऑफ अ एम्प्लॉयज़। सो दीज 4 आर द पार्ट ऑफ वर्क स्टडी। नाउ पॉइंट नंबर 2, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। एज वी नो, FW टेलर का मेन एम ये था कि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो और इम्प्रूव होनी चाहिए एफिशिएंसी, जो पॉसिबल है विद द सिंप्लीफिकेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। Standardization of tools and equipments means providing a standard-based technology and machinery which increase production and improve the quality of a worker. Standardization of tools and equipments का मतलब ये है कि हमें ऐसे standardized techniques, tools and machinery provide करना है जो improve कर सके quality of a worker। तो इस पॉइंट के थ्रू हम ये समझते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चीज़ को फॉलो करके एम्प्लॉयज़ को ब्रेक भी मिलते हैं और जो उनके टास्क होते हैं वो पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द FW टेलर देयर इज़ फेयर डे ऑफ वर्क। फेयर डे ऑफ वर्क में का मतलब होता है एक ऐसा स्टैंडर्ड टास्क को सेट करना जिसको एक एवरेज वर्कर भी कंप्लीट कर सके ड्यूरिंग अ वर्किंग डे। यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड टास्क, यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड डे सेलेक्ट करना जिसमें क्या हो, जिसमें जो एवरेज से भी ऊपर और एवरेज बिलो द एवरेज भी जो एम्प्लॉय है वो उस काम को कर पाते हैं उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। एंड दिस विल हेल्प to keep proper control and optimum utilization of a workflows। तो इस टेक्निक्स को फॉलो करके क्या होता है, प्रॉपर कंट्रोल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में और रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए FW टेलर की साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग को, जिसमें वो सेलेक्ट करते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। Management is responsible for the scientific education and training of worker, and management को provide करनी चाहिए opportunity for the development of worker having a better capabilities। According to the FW टेलर, हर एम्प्लॉयज़ के साइंटिफिकली सेलेक्टेड होने चाहिए, उसके बाद उनकी फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड जॉब एलोकेटेड होना चाहिए। तो इन सभी प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की। नाउ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। FW टेलर के इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग को सेपरेट कर देना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन से। दैट मीन्स प्लानिंग कोई और करे यानी सुपरवाइज़र कोई और करे, यानी जो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है इन दोनों को क्या करना है, वो डिवाइड कर देना चाहिए। इसको अलग वे में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीज़न ऑफ अ वर्क हो रहा है।
फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमन टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द स्पेशलाइज्ड फंक्शन एरिया। या फिर हम इसे दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिवाइड किया गया है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर टू कैटेगरीज एज फॉलो। ए, एट अ प्लानिंग लेवल। प्लानिंग लेवल यानी कि प्लानिंग जो है एक अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है, तो उसके अंडर भी क्या है, 4 लोग आते हैं, यानी 4 लोग इसके अंडर भी आते हैं। तो सबसे पहला पर्सन है रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क क्या कर रहा है, ही टेल्स हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। एंड पर्सन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, record instruction to complete the work. And person number 3, time and cost clerk, determine time in which work should be completed and work out the cost. And the 4th person है इस planning level का, जो ये देखेगा कि to ensure that the worker are working as per the factory rules, यानी जो worker है वो factory के rules पे काम कर रहे हैं या नहीं। Now second category, B, at the implementation level। अब इस इम्प्लीमेंटेशन लेवल में भी कितने हैं, 4 लोग हैं। तो पर्सन नंबर 1 है गैंग बॉस। अब गैंग बॉस का क्या परफॉर्मेंस है, मतलब वो क्या चेक कर रहा है, एक्चुअली गेट द वर्क डन। और सेकंड है स्पीड बॉस, इंश्योर दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन अ स्पेसिफाइड टाइम। एंड पर्सन नंबर 3 क्या चेक कर रहा है, रिपेयर बॉक्स, जो कि हैंडल कर रहा है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ अ मैकेनिज्म। एंड द लास्ट पर्सन जो है वो है इंस्पेक्टर। अब वो क्या चेक कर रहा है, वो इंश्योर दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। तो ये कभी क्या है, ये है लेवल्स। यानी हमने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में किया था, प्लानिंग को सेपरेट कर दिया था इम्प्लीमेंटेशन से। तो प्लानिंग की जो डिटेल थी वो उन्होंने अपने 4 पर्सन को सौंप दी और उन्होंने इसके सब रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। एंड द इम्प्लीमेंटेशन यानी वर्क क्या है, डन करना, यानी काम एक प्रॉपर सिस्टम वे में कंप्लीट हुआ है या नहीं, वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल में था। According to the Taylor, with the help of proper division of all activity into planning and implementation, management can definitely achieve the required performance from the employees. Now, last point, differential piece rate wage plan. That means wages according to the परफॉर्मेंस। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन द स्टैंडर्ड आउटपुट। जैसा कि एक एम्प्लॉय है जो कि मोर देन एवरेज है, वो एवरेज से ज़्यादा है, वो और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी सैलरी ऑफकोर्स अच्छी है, वो अच्छा परफॉर्मेंस है, उसकी कैपेसिटी अच्छी है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसे ज़्यादा सैलरी है। तो अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर वेजेस दिए जाएंगे, तो जो बिलो द एवरेज एम्प्लॉय है वो उसे देखकर वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सो दिस मीन कि हमें क्या करना है, हमें वेजेस देना है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। दीज टेक्निक्स मोटिवेट टू द एम्प्लॉयज टू अटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस। दैट मीन्स कि एम्प्लॉय को जब उसके अकॉर्डिंग, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वेजेस दिया जाएगा, तो आगे जो एम्प्लॉयज़ जो बिलो द एवरेज है वो भी उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होगा हेल्दी इन्वायरमेंट, जिससे ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाएंगे स्मूथ तरीके से एंड अचीव कर पाएंगे अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय F.W. टेलर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।